हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका तुषार मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर और आपका टीचर। आज हम एसिड बेस एंड सॉल्ट का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले आप पार्ट फर्स्ट को जरूर देखिएगा। आपका एसिड बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वहां से। और आज हम इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हम डेली बेसिस लाइफ पे देखते हैं कि कोई सब्सटेंस सोर इन टेस्ट है या बीटर इन टेस्ट है, तो हम अब पहचान सकते हैं। अब आप एलिजिबल हो जाएंगे इन चीजों को पहचानने में कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है और कौन सा सब्सटेंस सॉल्ट इन नेचर है। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक को अगर आपने स्किप कर दिया तो ये समझिए कि आप बहुत बड़ा नुकसान अपना कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। ठीक है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड क्या होते हैं, या स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस क्या होते हैं। सिंपली मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड होंगे जो कि वाटर में अगर हम उसको डिसॉल्व कर दें तो वो H+ आयंस के जो कॉन्सेंट्रेशन है उनके, मतलब इट मींस कि H+ आयंस ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो हम ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंस को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, और स्ट्रॉन्ग एसिड अगर हमको पता चल गया तो वीक एसिड तो ऑटोमेटिकली अब आप बता सकते हैं कि जिसका कॉन्सेंट्रेशन या सिंपल H+ का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो रहा है, कम प्रोड्यूस हो रहा है वाटर में डिसॉल्व करने पर, तो ऐसे सब्सटेंस वीक एसिड कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए तो हम देखते हैं यहां पर, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो नियरली ऑल ऑफ द एसिड या जितने भी बेस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट हो जाते हैं या आप सिंपली इसको कह सकते हैं टूट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, टूट जाते हैं जैसे H+ आयंस में या OH- आयंस में। अगर OH- आयंस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेसिक बोलेंगे या स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर हमारा जो OH आयंस का कॉन्सेंट्रेशन है अगर कम मात्रा में प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी क्वांटिटी कम है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इट मींस कि वो सब्सटेंस कैसा है, वो वीक बेस है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ग्रेटर द एबिलिटी ऑफ डिसोसिएट, जो ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएट करेगा, ठीक है, द मोर पोटेंशियल द एसिड और बेस। ठीक है, उसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल होगी एसिड और बेस की। इट मींस कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। ठीक है, हैज फॉर बीइंग डेंजरस बिकॉज देयर आर मोर आयंस अवेलेबल टू रिएक्ट, और ये डेंजरस भी होंगे आपके लिए, इस वजह से कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, काफी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम से ही बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि भाई एसिड है। एसिड इट मींस कि वो हमारी स्किन को या वो जिस सरफेस पे उसको हम ड्रॉप करते हैं वो उस सरफेस को क्या कर देता है, डिके कर देता है, खराब कर देता है, और कभी कभी ये बर्न भी कर देता है। ठीक है, मतलब जला देता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी ये प्रॉपर्टीज है। वीक एसिड है तो हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं एज अ एडिबल के फॉर्म में, तो आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो व्हेन अ वीक एसिड और बेस की अगर मैं बात बोलूं, वीक एसिड या वीक बेस है तो इसको अगर डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एसिड बेस मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट। अगर डिसोसिएट होते हैं तो उनको हम बोलते हैं क्या, वीक एसिड या बेस बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। यहां पर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनेंगे उसमें से 95% मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, इस अगर टॉपिक से कोई भी प्रश्न बनते हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए, विथ लेस आयंस इन सॉल्यूशन देयर इज अ लेस पोटेंशियल। अगर आयंस जो है सॉल्यूशन में कम होंगे तो वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल बहुत कम होगा। ठीक है, ऐसा क्यों है, और ये क्या होंगे, डेंजर। इट मींस कि आप कह सकते हैं अगर लेस आयंस अवेलेबल है तो वहां पर लेस पोटेंशियल होगा खतरे का, वहां पर खतरे का चांसेस कम होता है। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं। यहां पर आप देख भी सकते हैं, पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोनियम आयंस जो है इस सब्सटेंस में ज्यादा प्रोड्यूस हो चुके हैं। जैसे H+ आयंस जो देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर H+ आयंस प्रोड्यूस हुए हैं। इट मींस कि इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, एसिडिक
वीक हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अगर हाइड्रोनियम आयन देखो भाई दोस्तों, यहाँ पर एक है, इधर दो है, तो इट मींस कि H+ आयन कम प्रोड्यूस कर रहा, तो ये सब्सटेंस कैसा हो गया, ये सब्सटेंस हमारा वीक एसिड हो गया। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने। जैसा कि कुछ कॉमन एग्जांपल्स देख सकते हैं हम दोस्तों, स्ट्रॉन्ग या वीक एसिड के बारे में भी हम देख लेते हैं कितने टाइप्स के इसके एग्जाम्पल होते हैं। बहुत सारे टाइप्स के एग्जाम्पल होते हैं, बट मेजर जो एग्जाम्पल्स हैं जानते हैं, जिनके बारे में फेमिलियर है, तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और दूसरा क्या है, H2SO4 भी हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप नाम सुने होंगे इसका। ठीक है दोस्तों, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। थर्ड वन HNO3, जिसको नाइट्रिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा ये 3 टाइप्स आपको दिखाए गए हैं, 3 ऐसे मेजर यहाँ पे जो आपको शो कर रहे हैं, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इनको हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा, और सिंपली इनसे आपको लिखा जाता है लेबोरेटरी में कि ये यहाँ पर आपको प्रिकॉशन का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये HCl जिसका नाम केमिकल नेम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारे स्टमक में भी पाया जाता है, जिसको बोलते हैं स्टमक एसिड। क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टमक एसिड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, तो सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में पाए जाते हैं, जो बैटरी हम सब यूज करते हैं, लाइक इन्वर्टर भाई आप सभी के यहाँ होंगे, तो वहां पर बैटरी यूज करते हैं, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, उसमें वो सल्फ्यूरिक एसिड इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो कैसे एसिड है ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। चलिए वीक एसिड के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में हम जानते भी हैं। ठीक है, जैसे सिंपल, जैसे कि हम गए फास्ट फूड वाले भैया के यहाँ, और वहां पर हमने देखा कि वो फास्ट फूड बना रहे थे, उसमें विनेगर का यूज कर दिया, विनेगर का यूज करके उस फास्ट फूड को बना रहे थे। तो हमने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला विनेगर है। तो हमने गूगल पे सर्च किया, क्योंकि हमको पता नहीं था, या आपको अगर नहीं पता था इट मींस कि आपने मेरा लेक्चर नहीं देखा। तो मेरा लेक्चर देख लिए होते तो आपको नॉलेज तुरंत आप या एज अ ऑब्जर्वर वहां पर बन के और उन चीजों को सीख सकते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप कह सकते हैं कि एस्टिक एसिड, जो कि विनेगर के नाम से जाना जाता है, और ये वीक एसिड है। ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है। ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होता हमारे लिए, इसीलिए ये किस फॉर्म में हम यूज कर लेते हैं, एडिबल के फॉर्म में, किसी भी फूड में, किसी भी फास्ट फूड में इनका यूज कर लेते हैं आसानी से, और ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ये जो वीक एसिड है, कुछ ऐसे वीक एसिड जैसे कि सिट्रिक एसिड हो गए, एस्टिक एसिड हो गए, तो ये सब एडिबल टाइप्स के, एडिबल इट मींस कि खाने में भी हम इनका यूज कर सकते हैं, ये इस टाइप के एसिड है। ठीक है दोस्तों, तो इनका फॉर्मूला आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि C2H4O2 के नाम से ही जाने जाते हैं, या सिंपली आप क्या कहेंगे, CH3COOH। ठीक है, इनका केमिकल फॉर्मूला। यहाँ पर सिट्रिक एसिड जो होता है भाई, नींबू में, लेमन में पाए जाते हैं, जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। सिट्रस फ्रूट के बारे में आप जानते होंगे, अरे भाई लेमन हो गए। ठीक है, तो इनमें हमारा क्या पाया जाता है दोस्तों, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। क्या फॉर्मूला है इसका, H3C6H5O7। ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, सिट्रिक एसिड का। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने। यहां पर हमारा जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। अब हमारा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे प्रश्न यहीं से बनते हैं, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, इस टॉपिक को स्किप मत करिएगा। यहाँ पर हम सारी चीजों को, जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, उनको बहुत प्रॉपर तरीके से समझेंगे, ताकि ये जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हो वो आपके सॉल्व हो जाएं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ बताते हैं आपको रिएक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स के बारे में तो जानते ही होंगे। मेटल्स भाई जैसे क्या हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ये सब क्या है, ये सारे के सारे क्या है, मेटल्स हैं, और इनकी रिएक्टिविटी अलग अलग होती है। ये अपनी रिएक्टिविटी अलग अलग शो करते हैं भाई, सबकी रिएक्टिविटी अलग है। तो आप
रिएक्टिविटी सीरीज में देख लेंगे। आपके मेटल्स के बारे में बताया गया है, उनके अरेंजमेंट के बारे में उनको हर एक प्लेस पे रखा गया है, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग कौन ज्यादा मोर रिएक्टिव है, कौन लेस रिएक्टिव है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जैसे कि आपका सिल्वर हो गया, सिल्वर क्या है, सिल्वर और गोल्ड ऐसे एलिमेंट हैं या ऐसे मेटल्स हैं जो क्या होते हैं, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये जल्दी रिएक्ट करते नहीं है भाई। ये कहते हैं हम जिस अवस्था में है, जिस सिचुएशन में है, हमको उसी सिचुएशन में रहने दो, हम किसी से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल क्या है, वही हाल है कि ये दर्द दिलों वाली बातें हो गई कि अब हमारा दिल टूट गया है, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर चलते हैं हम रिएक्शन ऑफ मेटल्स। अब मेटल्स को ले लेते हैं, उनको रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तब हम जानते हैं कि हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो किस चीज का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ऐसे कंडीशन में हाइड्रोजन गैस जरूर रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस जरूर रिलीज होगी। तो कहीं पर आपको दिया जाए कि XYZ ये कंपोनेंट था, ये एलिमेंट था और ये कंबाइन कर गया, दिस काइंड ऑफ एसिड से गैस रिलीज हो रहा है, वो किस टाइप का है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन गैस है। तो अब आपका एमसीक्यू तैयार हो गया। यहां पर अब आप क्या बोलेंगे कि भाई साहब तुषार सर ने बताया था कि यहां अगर कोई भी मेटल्स रिएक्ट करता है एसिड के साथ या बेस के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और हमारा लेक्चर देखने के बाद आप सारे एग्जामिनेशन के सारे टॉपिक्स को जो भी एसिड बेस से रिलेटेड है सब का पोस्टमार्टम करके आएंगे। इन द सेंस आप कह सकते हैं कि सारे प्रश्न को हल करके आएंगे और 100% सही करके आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला एग्जांपल आप देख सकते हैं, जब भी हम मेटल्स को रिएक्ट कराते हैं एसिड के साथ तो हमने मेटल्स क्या ले लिया, यहां पर हमने मेटल्स ले लिया जिंक। भाई साहब को किसको ले लिया, जिंक को, जानते होंगे। तो जिंक कैसा है, यहां पर ब्रैकेट बनाया गया है, इट मींस कि ये सॉलिड इन नेचर है। किस टाइप का है भाई, सॉलिड नेचर का। जिंक ग्रेन्यूल्स आप बोल सकते हो, ठीक है। ग्रेन्यूल्स इट मींस कि छोटे छोटे पार्टिकल्स जिंक के, उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड जो एक्वस है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस के फॉर्म में, एक्वस मतलब कह सकते हैं कि मोल्टेन स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है, और वहां पर कंडीशन यही है कि थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसे एसिड को रिएक्ट करा देते हैं हम मेटल के साथ। जब मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, तो भाई H2 गैस तो सबसे पहले रिलीज होगी, जो कि आप लिख सकते हैं यहां पर H2 गैस रिलीज हो गया दोस्तों, ठीक है। H2 गैस रिलीज हो गया, उसके साथ साथ क्या किसका फॉर्मेशन हो जाता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पर जो जिनका फॉर्मेशन हुआ है उसका नाम क्या है, जिंक सल्फेट, ठीक है दोस्तों। किस नेचर का, एक्वस नेचर का। तो ऐसे ही फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, जिंक का हम रिएक्शन करा देते हैं किसी दूसरे एसिड के साथ, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है, यहां पर H2SO4 पहला था। अब हम रिएक्ट करा देते हैं भाई साहब को किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक्वस ले लिया है, और जिंक हमारा जिंक ग्रेन्यूल्स सॉलिड इन नेचर है। तो इसको हमने जैसे ही मिक्स किया वैसे ही तुरंत कैसी गैस रिलीज हो गई, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। हाइड्रोजन भाई साहब निकलने लगे, कहे हम अब तो हम चले भाई साहब, क्योंकि हमको जिंक ने क्या किया, जिंक ने हमको प्रोड्यूस कर दिया रिएक्ट करा के किसके साथ, HCl के साथ, और हाइड्रोजन गैस बाहर हो गई। जैसे ही वो बाहर हुई तो वहां पर जो चीजें बची थी वो क्या बची थी, वो बची थी हमारा सॉल्ट। सॉल्ट भाई साहब अकेला बचा है। अब वो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मेरे पास अब कोई है नहीं, केवल मैं ही इस कंटेनर या इस वेसल्स में हूं, ठीक है। तो यहां पर जिंक क्लोराइड इसका फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए, हमें उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, तो आप लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो बेस के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो क्या कंडीशन होगा, देख लेते हैं उसके साथ भी। तो जैसे ही जिंक को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो भी हमने क्या बताया आपको कि हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करेगा ही करेगा। तो हाइड्रोजन गैस को सबसे पहले रिलीज करा दीजिए, ठीक है। तो यहां पर मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, जिंक रिएक्ट विथ बेस,
बेस कैसा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्ट किया तो क्या किसका फॉर्मेशन हो गया, सोडियम जिंकेट का। किसका फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों, सोडियम जिंकेट या जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, जिसके थ्रू और उसके साथ साथ किसका फॉर्मेशन हो रहा है, देख लीजिए, हाइड्रोजन गैस। क्या कह रहे हैं कि भैया अब तो हम चले, ठीक है, हमको क्या मिल गया, हमको मेटल्स ने क्या कर दिया, बेस के साथ रिएक्ट करा के हमको रिलीज कर दिया, हमको कहा कि अब तुम आजाद हो, ठीक है, तुम निकल सकते हो, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। तो इट मींस कि ये हमारा कैसा रिएक्शन है, हमारा जो रिएक्शन हुआ वो सिंपल क्या हुआ, मेटल्स को आपने डिसॉल्व कर दिया, किसमें, बेस में, और फॉर्मेशन किसका हो गया, हाइड्रोजन गैस का और सोडियम जिंक ऑक्साइड का। ठीक है, क्लियर। तो यहां तक आपके टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। ऐसे ही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों, जहां पर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे वीडियो को पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने जिंक लिया था, तो आप कुछ और भी मेटल्स को लेके और HCl या H2SO4 या जो भी एसिड आपको पता हो उनसे रिएक्ट करा के आप वहां पर इक्वेशन को बैलेंस करिएगा या आप प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करिएगा। तो वहां पर जो प्रोडक्ट निकले वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलिए, ये रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट किसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। जब हम रिएक्शन करते हैं एसिड और बेस को मिला देते हैं किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या कंडीशन बनते हैं। तो सिंपल आपको मैं बता देता हूं, ऐसे कंडीशन में भाई अगर कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा ही होगा। इतना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भाई कार्बोनेट CO3, इट मींस कि वो CO2 रिलीज तो करेगा ही, उसके साथ साथ कुछ और भी रिलीज कर सकता है क्या, हाँ, वाटर के चांसेस हैं कि वाटर भी वो रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको देखना चाहेंगे। जैसे कि यहां पर आपका सोडियम क्या है, कार्बोनेट है, Na2CO3। ठीक है, तो ये कैसा है, सोडियम, इट मींस कि मेटल, और ये कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्ट करा दिया, एसिड के साथ या बेस के साथ। तो यहां पर एसिड भाई साहब कौन है, एसिड हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एसिड के साथ रिएक्ट कराते ही हमको पता चला कि अब हमने क्या बताया आपको, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर गए। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज कर गए तो हमारा क्या बन गया, वहां पर हमारा वाटर भी रिलीज हो गया, और वाटर के साथ साथ वहां पर हमारा कॉमन सॉल्ट जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, वो भी क्या होता है, प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जाता है दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं NaCl का फॉर्मेशन हो गया और वाटर का फॉर्मेशन हो गया, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, ठीक है, सपोर्ट करिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, हमने अभी पढ़ा मेटल कार्बोनेट, अब हम पढ़ेंगे मेटल बाइकार्बोनेट के बारे में। ठीक है, मेटल बाइकार्बोनेट अगर रिएक्ट कराते हैं एसिड के साथ तो क्या कंडीशन बनता है, देख लेते हैं। हमने क्या बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड तो सबसे पहले रिलीज कर जाएगा। यहां पर भी क्या बोल रहे हैं कि भाई जैसे ही हमने मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट को अटैच किया, कंबाइन किया किसके साथ, एसिड के साथ, तो वैसे ही मेटल बाइकार्बोनेट या इन्होंने क्या कहा कि भाई CO2 अब तुम बाहर निकलो। बाहर निकलने का मतलब कि अब तुम रिलीज हो जाओ। ठीक है, तो रिलीज हो गए, यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो गई। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और फॉर्मेशन किसका हो गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं हम टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट देखें तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो इस वजह से इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हल्के में ना लीजिएगा इस टॉपिक को। यहाँ पर टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से छपने वाले प्रश्न है, ये देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर और घुमा फिरा के यही पूछते हैं कि भाई ये निकला तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस बनी, तो ऐसे कंडीशन में एक्सेस अगर ले लिया तो क्या हुआ, तो ऐसा कोई कंपाउंड बना। तो एकदम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जैक्ट कि एक्स का नाम बताओ, वाई का नाम बताओ, जेड का नाम बताओ। ठीक है, यहां पर आपको ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझना होगा। सबसे पहले लाइम वाटर, इट मींस कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको लाइम वाटर बोलते हैं, इसको कंबाइन कर गए किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ जैसे ही कंबाइन किया तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। क्या बन गया दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट बना और उसके साथ साथ वाटर भी रिलीज हो गया, वाटर भी रिलीज हो गया जो कि इनसोल्यूबल होता है वाटर में। ठीक है, इनसोल्यूबल होता है वाटर में, सोल्यूबल नहीं था। तो अब हम क्या करेंगे, अब कैल्शियम जो कार्बोनेट था अगेन उसको कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में लेकर फिर रिएक्ट कराएं, और जैसे ही रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो क्या हुआ दोस्तों, वहां पर अब ये सोल्यूबल के फॉर्म में आ गया जो कि क्या बना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या बना दोस्तों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और सोल्यूबल इन वाटर। अब ये बाइकार्बोनेट क्या हो गया, वाटर में सोल्यूबल हो गया। ठीक है, वाटर में डिसॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसको आप स्टार के फॉर्म में बना सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाले प्रश्न है दोस्तों, आप जब एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपको ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से इनको प्रिपेयर करना होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिएक्शन ऑफ एसिड विथ बेस। एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एसिड को मिला दिया बेस के साथ तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इट मींस कि जैसे एसिड है यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे ही इनको कंबाइन कर दिया, मिला दिया तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, NaCl का, सोडियम क्लोराइड का, जिसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे दोस्तों, सॉल्ट है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा बेस है। ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्तों, बेस है, और ये हमारा क्या है, ये एसिड है। ठीक है, तो एसिड को बेस के साथ जैसे ही मिलाया तो किसका फॉर्मेशन हो गया, एंड ये फॉर्मेशन कर गए सॉल्ट का, और सॉल्ट के साथ साथ क्या हो गया, यहां पर वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे रिएक्शन को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, आई होप ये टॉपिक आपको, ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। सिंपल, जैसे कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर H2SO4 है भाई साहब, और उनको सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिला दिया। किससे मिला दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो H2SO4 क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, एसिड है, और इसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ, बेस के साथ। किसका फॉर्मेशन हो गया, सोडियम सल्फेट का, और उसके साथ साथ वाटर रिलीज हो गया। ठीक है दोस्तों, वाटर रिलीज हो गया, तो अब हम कह सकते हैं कि ये हमारा कैसा रिएक्शन है, ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है दोस्तों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया। चलिए अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटालिक ऑक्साइड को रिएक्ट करा दिया एसिड के साथ तो क्या बनता है, क्या कंडीशन होते हैं। सिंपल, आप जानते होंगे मेटल ऑक्साइड, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियो आप विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो मेटल और मेटल ऑक्साइड के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि मेटल्स को जैसे ही हमने रिएक्ट कराया, सॉरी मेटल ऑक्साइड को जैसे ही हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, एसिड के साथ, तो ऐसे कंडीशन में वाटर का फॉर्मेशन तो होता ही होता है। ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन तो होता ही होता है, उसके साथ साथ आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन भी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है आपके ऑन टिप्स पे होने चाहिए। ये समझ लीजिए कि आपका ब्रेन जो भी है उस पे अपलोडेड के फॉर्म में ही होना चाहिए। इट मींस कि आपको ऐसा नहीं है रिफ्रेश करना पड़े, तुरंत आपके माइंड में आ जाए वो चीजें, और आप अपने प्रश्न को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर ले और आगे की तरफ मूव कर जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहां पर मेटल्स ऑक्साइड जो है Al2O3 जिसको बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, यहां पर हमारा
क्या बन जाएगा, यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, जो कि क्या है, सॉल्ट है। क्या है दोस्तों, सॉल्ट है। और उसके साथ साथ यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिंपल इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है दोस्तों, यही तो हमारा मेटल ऑक्साइड है या नहीं। अरे भाई मेटल के साथ कंबाइन है ऑक्सीजन, तो मेटल ऑक्साइड हो गया या मेटालिक ऑक्साइड हो गए। और ये भाई साहब हमारे क्या है, जिनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एसिड है। क्या है, ये हमारे एसिड है। ठीक है, तो और ये जिनका फॉर्मेशन हो गया वो बैठे हैं सॉल्ट, और ये है वाटर। तो सिंपल इन जनरल फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं तो सिंपल ये आप लिख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराया एसिड के साथ, तो फॉर्मेशन किसका हुआ दोस्तों, सॉल्ट का। उसके साथ साथ आप कह सकते हैं वाटर भी रिलीज हो गया। तो ऐसे रिएक्शन हमारे मेटल ऑक्साइड के साथ होते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि जिंक ऑक्साइड ले लिया, मेटल ऑक्साइड है या नहीं भाई, जिंक मेटल है, ऑक्सीजन अटैच हो गया तो मेटल ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड हो गया। H2SO4 देख सकते हैं जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दिया तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, जो कि अगेन क्या है, हमारा सॉल्ट है। और उसके साथ साथ वाटर भाई साहब रिलीज हो गए। वाटर ने कहा यार चलो हम तो अब तो चले, हम रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही तैयार करना है हमको ताकि सारे प्रश्न को बिल्कुल इजीली सॉल्व कर डालें। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक चलेगा वो क्या है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस के साथ। अब कह सकते हैं कि हमारे जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है उनको बेस के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो क्या कंडीशन होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं मेटल ऑक्साइड, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है और यहां पर कार्बन हाइड्रोक्साइड है। रिएक्ट करके क्या बन गए, कैल्शियम कार्बोनेट बन गए। तो सिंपल भाई यहां पर जो कार्बन है वो क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है, मेटल है ना। क्या यार, अब तो पीरियोडिक टेबल आप तो जानते होंगे, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विथ किसके साथ, ये भाई साहब क्या है, बेस ही तो है यार, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देख नहीं रहे हैं, OH आयंस है। ठीक है, पानी में जाएंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, OH आयंस जनरेट करेंगे, तो बेस हो गए। और ये फॉर्मेशन किसका हो गया, अरे भाई सॉल्ट है। क्या है, किस टाइप का, कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल हो जाता है। ठीक है, मार्बल्स का भी फॉर्मूला ये हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, तो आप कह सकते हैं एज अ सॉल्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं। ये आप इनको रॉक ही रहने दे, और यहां पर वाटर रिलीज हो जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आप सॉल्ट की तरह कह सकते हैं रिलीज हो रहे हैं। तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो कि बेस के साथ रिएक्ट करे तो कह सकते हैं रॉक का फॉर्मेशन करते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट, इट मींस कि सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, उसके साथ साथ वाटर रिलीज करते हैं। रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्या, नहीं भाई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं है। एसिड अगर होता बेस के साथ रिएक्ट करते, अगर सॉल्ट बनता, अगर क्या वो सॉल्ट ही बनाते हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, ऐसे रिएक्शन को बोलते थे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ सिंपली नॉन मेटालिक ऑक्साइड अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन कर जाएंगे। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जिसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब भाई न्यूट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने एग्जांपल में आपको बताया कि न्यूट्रलाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है, किसके बीच में होता है भाई, सिंपल एसिड और बेस के साथ होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, या सिंपल बोलते भाई एसिड और बेस दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर जाएंगे। अब सॉल्ट ना एसिडिक रहा ना बेसिक रहा, ठीक है, तो उनकी दोनों आइडेंटिटीज लूज हो गई, तो अब वो क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो न्यूट्रल हो गए तो इट मींस कि ऐसे रिएक्शन क्या कहलाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेफिनेशन के थ्रू आप देख सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन में कि न्यूट्रलाइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन जिसमें बिटवीन एन एसिड एंड
अ बेस दैट टेक प्लेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। कहां पे भाई टेक प्लेस होंगे? वाटर सॉल्यूशन में, ठीक है। दूसरा, जैसे ही एसिड बेस को रिएक्ट कराते हैं दोस्तों, एसिड अगर रिएक्ट करता है बेस के साथ तो H प्लस आयंस क्या होते हैं? फ्रॉम द एसिड से रिएक्ट कर जाते हैं OH आयन से। किससे रिएक्ट कर जाएंगे? OH आयन से रिएक्ट कर जाएंगे। और जैसे ही OH आयन से रिएक्ट कर जाएंगे तो वो क्या बना देंगे भाई? वो सॉल्ट का फॉर्मेशन बना देते हैं। क्या भाई? फ्रॉम द बेस टू फॉर्म HOH, H2O वाटर का फॉर्मेशन भी करते हैं, ठीक है। H प्लस आयंस वहां से लिया, OH माइनस वहां से लिया और वाटर का फॉर्मेशन कर गए। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऐसे ही होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओवरऑल अगर बात करें तो इनका जो पीएच वैल्यू होता है वो क्या होता है? पीएच पान बिकम्स न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब समझते हैं, जो पीएच वैल्यू होगी वो लाई करेगी, उसकी वैल्यू 7 होगी, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है। इसी वजह से हम कह रहे हैं आपको पिछला क्लास जरूर देखना चाहिए। विदाउट उसके देखे, विदाउट वहां पर उस लेक्चर को आप जब तक विजिट नहीं करेंगे, जब तक प्रॉपर देखेंगे नहीं, यहाँ पर टॉपिक समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। तो इस वजह से आप पिछला टॉपिक जो लेक्चर है उसको जरूर देखिए, तब जाके आप ये पार्ट सेकेंड हमारा देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और एग्जाम में अच्छे नंबर ले आइए, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट। तो सिंपल, अभी अभी हमने बताया कि एसिड को बेस के साथ मिला देते हैं तो क्या बनता है दोस्तों? सॉल्ट ही तो बनता है। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, ठीक है। तो कैसे बनता है उसके बारे में भी हम देख लेते हैं, क्या कंडीशन होगा। ऐसे आयंस, भाई ये हमारा सॉल्ट है, तो ऐसे आयंस जो कि लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द H प्लस आयंस, H प्लस आयंस के बाद जो क्या हो? बच जाए, एंड OH आयंस के बाद भी टू फ्रॉम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सॉल्ट। तो क्या कर जाएंगे? वो सॉल्ट का फॉर्मेशन कर जाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को ही हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स अगर बोलना चाहें तो ऐसे सॉल्ट या जो भी सॉल्ट होता है वो क्या होता है? अ कंपाउंड दैट फॉर्म्स व्हेन द नेगेटिव आयंस, उसके नेगेटिव आयंस फ्रॉम द एसिड से कंबाइन करके विद द पॉजिटिव आयंस के साथ फ्रॉम द बेस कंबाइन करते हैं तो उनका फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे ही कंपाउंड को क्या बोलते हैं? ऐसे कंपाउंड को सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको बातें समझ में आ रही हैं? कहीं पर कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए और हमारे वीडियो को भी लाइक करिए, ठीक है। और दोस्तों में आप शेयर करते रहे, ठीक है। चलिए, एसिड प्लस बेस रिएक्ट करा दिया तो क्या बना दोस्तों? वाटर बना। पिछले स्लाइड में यही पढ़ा था, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहां पर एसिड क्या ले लिया आपने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। क्या ले लिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। और उसके साथ साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, ठीक है, बेस को लिया। अब किसका फॉर्मेशन हो गया दोस्तों? वाटर का फॉर्मेशन हो गया। वाटर भाई साहब रिलीज हो गए। वाटर जैसे ही रिलीज हो गए उनके साथ साथ पोटेशियम क्लोराइड भी रिलीज हो गया। क्या रिलीज हो गया दोस्तों? पोटेशियम क्लोराइड भी, ठीक है। तो हमारा जो ये रिएक्शन है वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। कैसा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक, यहाँ पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं तो यहाँ पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। जैसे कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किस तरीके का, किस प्रकार का ये रिएक्शन होता है? तो सिंपल आप क्या बोलेंगे? ये रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं। आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं तो क्या हो रहा है? ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन गया, ठीक है। यही हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। सिंपल, H प्लस आयन कंबाइन कर गए, OH माइनस आयन से एक दूसरे से एक्सचेंज कर गए तो वाटर का फॉर्मेशन भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही समझ सकते हैं इनको, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द सॉल्ट प्रोड्यूस इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में यहाँ पर जो सॉल्ट बना है वो कौन सा सॉल्ट बना है दोस्तों? अब आप तो देख के बता ही सकते हैं। सॉल्ट का नाम क्या है? सॉल्ट का नाम पोटेशियम क्लोराइड है। क्या है? पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है। नेक्स्ट,
टॉपिक पे हम चलते हैं, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ऐसे केमिकल्स जो कि कॉमन सॉल्ट कह सकते हैं, कॉमन सॉल्ट से उसको फॉर्मेशन हुआ हो। तो सिंपल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा जिसको बोलते हैं, आप जानते भी होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट है। ठीक है, ऐसे ही हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इनका यूज भी आप जानते होंगे। ठीक है, अरे भाई वाटर में ब्लीचिंग पाउडर नहीं डाल देते हैं क्या? ठीक है, ऐसा क्यों होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, फर्दर थोड़ा सा माहौल बनने दीजिए, आगे तो सब सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर बात करें तो जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। अरे भाई ये तो आप जानते ही होंगे, घरों में आपके पेरेंट्स या जो भी किचन में काम करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स में मेल हो जाए या फीमेल हो जाए, तो उनको पता होगा कि बेकिंग सोडा क्या होता है, उनका यूज क्या होता है, उनका प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो आप भी थोड़ा किचन विचन में टहला करें और थोड़ा सा नॉलेज लिया करें। ठीक है, तो केमिस्ट्री आपको आपके सराउंडिंग में ही दिखाई देगी। आप ऑब्जर्वर एक अच्छा बनिए, तो आपको साइंस पढ़ने में या केमिस्ट्री टॉपिक पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। कुछ ऐसे सॉल्ट हैं जिनका नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जिसको क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा बोलते हैं। तो वॉशिंग सोडा तो जानते ही होंगे, अब तो इसको बताने की जरूरत नहीं है, आगे चल के हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पर प्रिपरेशन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कैसे प्रिपरेशन होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं कुछ प्रिपरेशंस कैसे होते हैं, बाकी आगे चल के इनके बारे में काफी अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो इंपॉर्टेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तो आप मिस कर ही नहीं सकते भाई साहब। इसको मिस कर दिया तो लाइफ झिंगा लाला नहीं होगा। ठीक है, लाइफ क्या हो जाएगी? बिल्कुल नुकसान, आप जोखिम उठा लेंगे। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, आप सिंपली कह सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का, और ये इनसे छपने वाले प्रश्न है। ये सिंपली आप कह सकते हैं, यहां पर मैं बोल दे रहा हूं और लिख भी दे रहा हूं कि ये सब कैसे हैं, ये बिल्कुल छपने वाले प्रश्न है दोस्तों। आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। आप जितना चाहें उतना स्टार इस पे बनाइए, उतना कम है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में छप जाते हैं, सीधा सीधा छप जाते हैं। इनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम है इनका? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड? सिंपल, यहां पर आप देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया किसके साथ? इनको मिक्स कर दिया वाटर के साथ, तो फॉर्मेशन किसका हो जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाता है, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है विथ क्लोरीन। ठीक है, विथ क्लोरीन गैस के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस है, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसका दूसरा नाम भी है जो कि इन द अदर वर्ड्स आप जान सकते हैं, इसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। कैसे इसका फॉर्मेशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक हम देखते हैं कि और भी ऐसे कॉमन सॉल्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका क्या यूज है ये भी आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, कि जैसे कि सोप एंड डिटर्जेंट में इनका यूज हो जाता है, पेपर इंडस्ट्री में इनका यूज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लेबोरेटरी में हो जाता है, रिएजेंट में हो जाता है, और बहुत सारे ऐसे प्लेस पे इनका यूज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्लीचिंग पाउडर। कैसे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है?
इसके पीछे क्या रीजन है आप देख सकते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही रिएक्ट कराया हमने किसके साथ, क्लोरीन भाई साहब के साथ, क्लोरीन भाई साहब के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया तो क्लोरीन भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि भाई साहब अब हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाएंगे और इसके साथ साथ वाटर का फॉर्मेशन कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, तब तक हम जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत कि क्या होते हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट इनका यूजेस कहां पे है ये भी हम देख लेते हैं। ज्यादातर जानते होंगे, सिंपली मैंने बताया था अभी आपको पिछले स्लाइड में कि आपका वाटर में जो है इनका यूज कर लेते हैं ताकि वहां पर जो जर्म्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या हो जाए, डेड हो जाए, वो हमें नुकसान ना पहुंचाए, तो वहां पर भी यूज हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फॉर ब्लीचिंग, भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनका यूज होता है किसके लिए, ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन के कपड़े जो आते हैं लिनन के, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहां पर उनको ब्लीच करने के लिए, कॉटन के कपड़े को ब्लीच करने के लिए भी इनका उपयोग होता है, यूज होता है। पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, और जैसे कि इनका ब्लीचिंग वुड पल्प के थ्रू आप कह सकते हैं कि हम वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए पेपर इंडस्ट्री में क्या किसका यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर कैसा बिहेव करता है, और आप कह सकते हैं ये एज अ डिसइंफेक्टेंट की तरह प्रयोग इसको यूज कर लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको रिमेंबर करना होगा, ध्यान में रखना होगा कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहां कहां होता है। ठीक है, और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। और इस हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में एक दो टॉपिक और यहाँ पर बचे हैं, जैसे कि क्लोरीन का क्या यूज होता है। क्लोरीन का यूज क्या होता है दोस्तों, सिंपल, जैसे मैंने बताया कि वहां पर ब्लीचिंग पाउडर में क्या पाया जाता है, उसमें भी क्लोरीन पाया जाता है। तो क्लोरीन एज एन डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इसका प्रयोग होता है, मेकिंग पीवी, जो पॉलीमर यूज होते हैं, सीएफसी, डीडीटी, तो इनमें भी इनका यूज होता है। ठीक है, ये क्लोरीन का इंपॉर्टेंट फैक्टेंट यूज कहां कहां है ये आप जान सकते हैं। एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होता है, और जैसे पीवीसी जो बनाते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसमें इनका यूज होगा जो पॉलीमर कहलाता है, और सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी, और डीडीटी आप जानते होंगे। तो इन सब चीजों में इनका यूज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट अब देखते हैं, अगर यूजेस पे आ जाए तो यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस कहां यूज होता है भाई, सिंपल, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल्स ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन ये कराते हैं। ठीक है, तो इनमें हाइड्रोजन गैस का यूज होता है, और हाइड्रोजन गैस का फ्यूल के तौर पे भी यूज होता है। जैसा कि अब धीरे धीरे कंट्री है वो ग्रोथ कर रहा है, तो नए नए टेक्नोलॉजी अपने देश में आ रहे हैं, और उनके थ्रू हम समझ लेते हैं कि कुछ ऐसे जैसे हाइड्रोजन गैस है तो कैसे हम यूज करते हैं, एज अ फ्यूल के तौर पे अब यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यही सब सारी चीजें हैं हाइड्रोजन गैस एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यूजेस ऑफ क्लोरीन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। कहीं पर कोई डाउट लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करिए। ये लेक्चर, ये वीडियो काफी सपोर्ट करेगा आपके मार्क्स को गेन करने में। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों।